निराला ने प्रति सुमन से ले ली और आवरण खोलकर पृष्ठ की ओर थोड़ी देर देखते रहे। फिर पुस्तक सुमन को लौटाते हुए बोले, नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, वह निराला तो मर गया। सुमन ने पुस्तक ले ली। थोड़े से हतप्रभ तो हुए, लेकिन यह तो समझ रहे थे कि इस समय निराला को उनकी बात से डिगाना संभव नहीं होगा। निराला फिर उठकर भीतर गए और कलम लेकर आए। दूसरी प्रति उन्होंने उठाई। खोलकर उसके पुस्ते पर कुछ लिखने लगे। मैं सांस रोककर प्रतीक्षा करने लगा। मन तो हुआ कि जरा झुककर देखूं कि क्या लिखने जा रहे हैं, लेकिन अपने को रोक लिया। कलम की चाल से मैंने अनुमान किया कि कुछ अंग्रेजी में लिख रहे हैं। 2-3 पंक्तियां लिखकर उनका हाथ थमा। आंख उठाकर एक बार उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर कुछ लिखने लगे। इसी बीच सुमन ने कुछ इतराते हुए से स्वर में कहा, निराला जी, इतना पक्षपात? मेरे लिए तो आपने कुछ नहीं लिखा। और निराला जी ने 1-2 अक्षर लिखे थे, लेकिन सुमन की बात पर चौंक कर रुक गए। उन्होंने फिर कहा, नहीं नहीं, निराला तो मर गया। देयर इज़ नो निराला, निराला इज़ डेड। अब मैंने देखा कि पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजी में नाम के पहले 2 अक्षर लिखे थे, NI, लेकिन अब उसके आगे 2 बिंदियां लगाकर नाम अधूरा छोड़ दिया। नीचे एक लकीर खींची और उसके नीचे तारीख डाली, 18/5/51, और पुस्तक मेरी ओर बढ़ा दी। पुस्तक मैंने ले ली। तत्काल खोलकर पढ़ा नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। निराला ने इसका अवसर भी तत्काल नहीं दिया। खड़े होते हुए बोले, तुम लोगों के लिए कुछ लाता हूँ। मैंने बात की व्यर्थता जानते हुए कहा, निराला जी, हम लोग अभी नाश्ता करके चले थे, रहने दीजिए। और इसी प्रकार सुमन ने भी जोड़ दिया, बस 1 गिलास पानी दे दीजिए। पानी भी मिलेगा, कहते हुए निराला भीतर चले गए। हम दोनों ने अर्धभरी दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा। मैंने दबे हुए स्वर में कहा, इसलिए कहता था कि सवेरे जल्दी चलो। फिर मैंने जल्दी से पुस्तक खोलकर देखा कि निराला जी ने क्या लिखा था। कृतकृत्य होकर मैंने पुस्तक फुर्ती से बंद की तो सुमन ने उतावली से कहा, देखिए देखिए देखिए। मैंने निर्णयात्मक ढंग से पुस्तक घुटने के नीचे दबा ली। दिखाई नहीं। घर पहुंचकर भी देखने का काफ़ी समय रहेगा। इस बीच निराला एक बड़ी बाटी में कुछ ले आए और हम दोनों के बीच बाटी रखते हुए बोले, लो खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। और फिर भीतर लौट गए। बाटी में कटहल की भुजिया थी। बाटी में ही सफाया से उसके 2 हिस्से कर दिए गए थे। निराला के लौटने तक हम दोनों रुक गए। यह क्लेश हम दोनों के मन में था कि निराला जी अपने लिए जो भोजन बना रहे थे वह सारा का सारा उन्होंने हमारे सामने परोस दिया है और अब दिन भर भूखे रहेंगे। लेकिन मैं यह भी जानता था कि हमारा कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। निराला का आतिथ्य ऐसा ही जालिम आतिथ्य है। सुमन ने कहा, निराला जी आप? हम क्या? निराला जी, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। निराला जी ने एक हाथ सुमन की गर्दन की ओर बढ़ाते हुए कहा, खाओगे कैसे नहीं, हम गुद्दी पकड़ कर खिलाएंगे। सुमन ने फिर भी हट करते हुए कहा, लेकिन निराला जी, यह तो आपका भोजन था, अब आप क्या उपवास करेंगे? निराला जी ने स्थिर दृष्टि से सुमन की ओर देखते हुए कहा, तो भले आदमी किसी से मिलने जाओ तो समय असमय का विचार भी तो करना होता है। और फिर थोड़ा घुड़क कर बोले, अब आए हो तो भुगतो।
हम दोनों ने कटहल की वह भुजिया किसी तरह गले से नीचे उतारी। बहुत स्वादिष्ट बनी थी, लेकिन उस समय स्वाद का विचार करने की हालत हमारी नहीं थी। जब हम लोग बाहर निकले तो सुमन ने खिन्न स्वर में कहा, भाई यह तो बड़ा अन्याय हो गया। मैंने कहा, इसलिए मैं कल से कह रहा था कि सवेरे जल्दी चलना, लेकिन आपको सिंगार पट्टी से और कोल्ड क्रीम से फुर्सत मिले तब तो। नाम सुमन रख लेने से क्या होता है, अगर सवेरे सवेरे सेहज खिल भी ना सके। यूँ हम लोग लौट आए। घर आकर फिर अर्चना की मेरी प्रति खोलकर हम दोनों ने पढ़ा। निराला ने लिखा था, टू अजनेया द पोएट, राइटर एंड नॉवेलिस्ट इन द foremost rank, NI 18551। सन 36 और सन 51 के बीच, जैसा मैं कह चुका हूँ, निराला जी ने अनेक बार मिलना हुआ। उनके तुलसीदास का पहला प्रकाशन 1938 में हुआ था और मैंने उनकी रचनाओं के बारे में अपनी धारणा के आमूल परिवर्तन की घोषणा रेडियो से जिस समीक्षा में की थी, उसका प्रसारण शायद 1940 के आरंभ में हुआ था। मेरठ में हिंदी साहित्य परिषद के समारोह के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया तो आमंत्रण उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और मेरठ के प्रवास में वह कुछ समय श्रीमती होमवती देवी के यहाँ और कुछ समय मेरे यहाँ ठहरे। होमवती जी उस समय परिषद की अध्यक्षा भी थी और निराला जी को अपने यहाँ ठहरने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। जिस बंगले में वह रहती थी उसके अलावा एक और बंगला उनके पास था जो उन दिनों आधा खाली था और निराला जी के वहीं ठहरने की व्यवस्था की गई। यह बंगला होमवती जी के आवास से सटा हुआ होकर भी अलग था, इसलिए सभी आश्वस्त थे कि अतिथि अथवा अतिथेय को कोई असुविधा नहीं होगी। यूँ थोड़ी चिंता भी थी कि होमवती जी के परम वैष्णव संस्कार निराला जी की आदतों को कैसे संभाल पाएंगे। मेरा घर वहाँ से 3-1 फर्लांग दूर था और छोटा भी था। सुमन, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल को मेरे यहाँ ठहरने का निश्चय हुआ था। होमवती जी ने श्रद्धापूर्वक निराला जी को ठहरा तो लिया, लेकिन दोपहर का भोजन उन्हें कराने के बाद वह दौड़ी हुई मेरे यहाँ आई। भाई जी, शाम का क्या होगा? लोग तो कह रहे हैं कि निराला जी तो शाम को शराब के बिना भोजन नहीं करते और भोजन भी मांस के बिना नहीं करते। हमारे यहाँ तो यह सब नहीं चल सकता और फिर अगर हम उधर अलग इंतजाम करें भी तो लाएगा कौन और संभालेगा कौन? यह कठिनाई होने वाली है। इसका हमें अनुमान तो था, लेकिन होमवती जी के उत्साह और उनकी स्नेह भरी आदेशना के सामने कोई बोला नहीं था। उन्हें तो किसी तरह समझा बुझाकर लौटा दिया गया कि हम लोग कुछ व्यवस्था कर लेंगे, उन्हें इसमें नहीं पड़ना होगा। संयोजकों ने शराब से परिचित कोई ना हो ऐसा तो नहीं था। शाम को एक अद्धा निराला जी की सेवा में पहुंचा दिया गया और निश्चय हुआ कि भोजन कराने भी उन्हें सदर के होटल में ले जाया जाएगा। इधर हम लोग शाम को भोजन करने बैठे ही थे कि होटल से लौटते हुए निराला जी मेरे यहाँ आ गए। मैं दूसरी मंजिल पर रहता था। पता लगा कि उन्होंने ही सीधे बंगले पर ना लौटकर मेरे यहाँ आने की इच्छा प्रकट की थी। सुरूर की जिस हालत में वह थे, उससे मैंने यह अनुमान किया कि ऐसा निराला जी ने इसीलिए किया होगा कि वह उस हालत में होमवती जी के सामने नहीं पड़ना चाहते थे। मैंने दूसरे अवसरों पर भी लक्ष्य किया कि ऐसे मामलों में उनका शिष्ट आचरण का संस्कार बड़ा प्रबल रहता था।
लेकिन यहाँ पर भी मेरी बहन अतिथियों को भोजन करा रही थी। इससे निराला जी को थोड़ा असमंजस हुआ। वह चुपचाप एक तरफ एक खाट पर बैठ गए। हम लोगों ने भोजन जल्दी जल्दी समाप्त करके उनका मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन वह चुप ही रहे। एक आधा बार हूँ से अधिक कुछ बोले नहीं। उनसे जो बात करता उसकी ओर एकटक देखते रहते, मानो कहना चाहते हो, हम जानते हैं कि हमें बहलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बहलेंगे नहीं। एकाएक निराला जी ने कहा, सुमन इधर आओ। सुमन जी उनके समीप गए तो निराला ने उनकी कलाई पकड़ ली और कहा, चलो। कहाँ निराला जी? घूमने। सुमन ने बेबसी से मेरी ओर देखा। वह भी जानते थे कि छुटकारा नहीं है और मैं भी समझ गया कि बहस व्यर्थ होगी। नीचे उतरकर मैं एक बढ़िया सा तांगा बुला लिया। निराला जी सुमन के साथ उतरे और उस पर आगे सवार होने लगे तो तांगे वाले ने टोकते हुए कहा, सरकार, घोड़ा दब जाएगा, आप पीछे बैठें और आपके साथी आगे बैठ जाएंगे। निराला जी क्षण ही भर ठिठके, फिर अगली तरफ ही सवार होते हुए बोले, ये पीछे बैठेंगे, तांगा दबाऊ होता है, तो तुम भी पीछे बैठकर चलाओ, नहीं तो रास हमें दो, हम चलाएंगे। तांगा वाले ने एक बार सबकी ओर देखकर हुक्म मानना ही ठीक समझा। वह भी पीछे बैठ गया। रास उसने नहीं छोड़ी। पूछा, कहाँ चलना होगा सरकार? निराला जी ने उसी आज्ञापना भरे स्वर में कहा, देखो, 2 घंटे तक यह सवाल हमसे मत पूछना। जहाँ तुम चाहो लेते चलो। अच्छी सड़कों पर सैर करेंगे। 2 घंटे बाद इसी जगह पहुँचा देना। पैसे पूरे मिलेंगे। तांगे वाले ने कहा, सरकार, और तांगा चल पड़ा। मैंने 2 घंटे के लिए निश्चिंत होकर ऊपर चला आया। रात के लगभग 12 बजे तांगा लौटा और सुमन अकेले ऊपर आए। निराला जी देर से लौटने पर वहीं सो सकते हैं, यह सोचकर उनके लिए एक बिस्तर और लगा दिया गया था। लेकिन सुमन ने बताया कि निराला जी सोएंगे तो वहीं जहाँ ठहरे हैं, क्योंकि होमवती जी से कहकर नहीं आए थे। लिहाजा मैंने उसी तांगे में उन्हें बंगले पर पहुंचा दिया और टहलता हुआ पैदल लौट आया। अगले दिन सवेरे ही मैं होमवती जी के यहाँ देखने गया कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, तो होमवती जी ने अलग ले जाकर मुझे कहा, भैया, तुम्हारे कवि जी ने कल शाम को बाहर जो किया हो, यहाँ तो बड़े शांत भाव से शिष्ट ढंग से रहते हैं। मैंने कहा, चलिए, आप निश्चिंत हुई तो हम भी निश्चिंत हुए, क्यों डरने की कोई बात ही नहीं। दूसरे दिन मैं शाम से ही निराला जी को अपने यहाँ ले आया। भोजन उन्होंने वहीं किया और फिर प्रसन्न होकर कई कविताएं सुनाई। काश कि उन दिनों टेप रिकॉर्डर होते। राम की शक्ति पूजा अथवा जागो फिर एक बार अथवा बादल राग को वे वाचन परवर्ती पीढ़ियों के लिए संचित कर लिए गए होते। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। रघुवीर सहाय ने लिखा है, मेरे मन में पानी के कई संस्मरण हैं। निराला के काव्य को अजस्र निर्झर मानकर मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं, अजस्र बहते पानी के। फिर वह बहना चाहे मूसलाधार वृष्टि का हो, चाहे धुआंधार जल प्रताप का, चाहे पहाड़ी नदी का, क्योंकि निराला जब कविता पढ़ते थे तब वह ऐसी ही वेगवती धारा सी बहती थी। किसी रोक की कल्पना भी तब नहीं की जा सकती थी। सरोवर सा ठहराव उनके वाचन में अकल्पनीय था।
और क्योंकि पानी के अनेक संस्मरण हैं इसलिए उन्हें दोहराऊंगा नहीं। उन्हीं दिनों के आसपास उनसे और भी कई बार मिलना हुआ। दिल्ली में वह मेरे यहाँ आए थे और दिल्ली में एकाधिक बार उन्होंने मेरे अनुरोध किए बिना ही सहज उदारतावश अपनी कई कविताएं सुनाई। फिर इलाहाबाद में भी जब तब मिलना होता, पर कविता सुनने का ढंग का अवसर केवल एक बार हुआ, क्योंकि इलाहाबाद में धीरे धीरे एक अवसाद उन पर छाता गया था जो उन्हें अपने परिचितों के बीच रहते भी उनसे अलग करता जा रहा था। पहले भी उन्होंने गाया था, मैं अकेला दिखता हूँ, आ रही है मेरे दिवस की सांध्य वेला, जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने कर चुका हूँ, हंस रहा यह देख कोई नहीं भेला, अथवा स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित रहूं या कभी कह गया है। लेकिन इन कविताओं के अकेलेपन अथवा अवसाद का स्वर एक संचारी भाव का प्रतिबिंब है जिससे दूसरे भी कवि परिचित होंगे। इसके अनेक वर्ष बाद के बांधे न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु का अवसाद मानो एक अस्थाई मनोभाव है। पहले का स्वर केवल एक तात्कालिक अवस्था को प्रकट करता, जैसे और भी पहले की सखी वसंत आया अथवा सुमन भर न लिए सखी वसंत गया आदि कविताएं तत्कालीन प्रतिक्रिया अथवा भावदशा को दर्शाती हैं, लेकिन अर्चना और उसके बाद की कविताओं में हताश अवसाद का जो भाव छाया हुआ दिखता है वह तत्कालीन प्रतिक्रिया का नहीं, जीवन के दीर्घ प्रत्यावलोकन का परिणाम है, जिससे निराला जब तब उभरते दिखते हैं तो अपने भक्ति गीतों में ही। तुम ही हुए रखवाल तो उसका कौन न होगा, अथवा वे दुख के दिन काटे से जिसने गिन गिन कर पल छिन तिन तिन आंसू से लड़के मोती के हार पिरोए, गले डालकर प्रियतम के लगने को शशिमुख दुख निशा में उज्ज्वल अमलिन। कह नहीं सकता इस स्थिति भाव के विकास में कहाँ तक महादेवी जी द्वारा स्थापित साहित्यकार संसद के उनके प्रवास ने योग दिया, जिसमें निराला के सम्मान में दावतें भी हुईं, तो मानो ऐसी भी जो उन्हें हिंदी कवि समाज के निकट ना लाकर उससे थोड़ा और अलग ही कर गई। संसद के गंगा तटवर्ती बंगले को छोड़कर ही निराला जी फिर दारागंज की अपनी पुरानी कोठरी में चले गए। वहीं अवसाद और भक्ति का यह मिश्र स्वर मुखरतर होता गया और वहीं गहरे धुंधल के और तीखे प्रकाश के बीच भंवराते हुए निराला उस स्थिति की ओर बढ़ते गए जहां एक ओर वह कह सकते थे कौन निराला इज डेड, और दूसरी ओर दृढ़ विश्वासपूर्वक हिंदी के सुमनों के प्रति संबोधित होकर एक आहत किंतु अखंड आत्मविश्वास के साथ यह भी कह सकते थे कि मैं ही वसंत का अग्रदूत। सचमुच वसंत पंचमी के दिन जन्म लेने वाले निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे, लेकिन अब जब वह नहीं है तो उनकी कविताएं बार बार पढ़ते हुए मेरा मन उनकी इस आत्मविश्वास भरी उक्ति पर ना अटक कर उनके तुलसीदास की कुछ पंक्तियों पर ही अटकता है, जहाँ मानो उनका कवि भवितव्यदर्शी हो उठता है, उस भवितव्य को देख लेता है जो खंड काव्य के नायक तुलसीदास का नहीं, उसके रचयिता निराला का ही है। यह जागा कभी अशेष छविधर इसका स्वर भर भारती मुक्ति होवेंगी,
तमके अमार्य रेतार तार जो उन पर पड़ी प्रकाश धार, जग वीणा के स्वर के बहार रे जागो, इस पर अपने कारुणिक प्राण कर लो समक्ष दे दीप्यमान, दे गीत विश्व को रुको दान फिर मांगो। इस आशीष छविधर कवि के दान कभी नहीं मांगा, कवि ने दान कभी नहीं मांगा, पर गीत विश्व को दिया, गीत दिया, पर उसके लिए भी रुका नहीं। बांटते बांटते ही तिरोधान हो गया, मैं अलक्षित रहूं, यह कवि कह गया है। वसंत के अग्रदूत संस्मरण यही समाप्त होता है। निराला